हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन चैप्टर का नाम है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है आपको बहुवैकल्पिक प्रश्न है। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षेद पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्रक का। नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है। तो तलछट्टी चट्टानी का होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोरियम खनिज पाया जाता है। ओके, तो चलिए आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों से अधिक न दें। लोह और अलोह खनिज में क्या अंतर है। तो आइए देख लेते हैं। यह हुआ लोह खनिज, यह हुआ अलोह खनिज। तो लोह खनिज, इस खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है, जबकि अलोह में इस खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। लोह खनिज, इसमें लोहा, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट आदि खनिज शामिल है, जबकि अलोह में इसमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना शामिल होता है। ओके, लोह खनिज ये भारत में धात्विक खनिज के कुल उत्पादक मूल्य में 3/4 भाग का योगदान देते हैं, जबकि अलोह खनिज भारत में खनिजों की संचित राशि तथा उत्पादक संतोषजनक नहीं है। ओके, इसके बाद है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में। तो आइए देख लेते हैं दोनों में क्या अंतर है। यह है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यह है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। का है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला आता है, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के नाम लिए जा सकते हैं, जबकि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव पदार्थों के प्राप्त ऊर्जा, गोबर तथा खेती के कूड़े कचरे से प्राप्त ऊर्जा सम्मिलित होता है। इसके बाद परंपरागत संसाधनों में कोयले और तेल के भंडारण अक्षय नहीं है, जबकि गैर परंपरागत संसाधन या तो नवीकरणीय योग्य है या अक्षय है। ग है परंपरागत साधनों के प्रयोग में काफ़ी खर्च होता है, जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन में कम खर्चीले होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खनिज क्या है। तो खनिज वे प्राकृतिक यौगिक है जिसकी संरचना तथा संगठन एक समान होता है। ये चट्टानें तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भूभाग में होने वाले विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा हुई है। हीरा सबसे कठोर खनिज होता है तथा चूना सबसे मुलायम होता है। ओके, नेक्स्ट है, अग्नि तथा क्रांति चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अग्नि तथा क्रांति चट्टाने में खनिज दरारों, जोड़े अथवा भ्रंशों में पाए जाते हैं। इसके छोटे जमाव सिराओं के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में मिलते हैं। इसका निर्माण प्रायः उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं और उन्हें दरारों के सहारे पृष्ठ की ओर धकेला जाता है। ओके, तो भूपृष्ठ की ओर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। तांबा, जस्ता, जिंक, सीसा आदि धात्विक खनिज इसके उदाहरण हैं, जो अग्नि तथा कायांतित चट्टानों में सिराओं के रूप में मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, खनिज तथा उनसे बने पदार्थ हमारी उद्योग तथा कृषि का आधार है। ये नवीकरण स्रोत होने के कारण इनका निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यदि हम उनका शीघ्रता से उपयोग करेंगे तो इसके भंडारण शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इससे हमारा आर्थिक विकास संकट में पड़ जाएगा। ओके, ख है, खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे उसके उत्खनन की लागत बढ़ जाती है। इस बातों को देखते हुए खनिजों का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। पहला है, भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में कोयले के काफ़ी अधिक भंडारण पाए जाते हैं। यह एक जीवाश्म ईंधन है। इससे देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के एक बहुत बड़े भाग की पूर्ति होती है। कोयले की ऊर्जा का उपयोग उद्यमों तथा घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। तो आइए इसका वितरण देखते हैं। भारत में कोयले दो प्रमुख शैलों क्रमों में पाया जाता है, जिसका संबंध विभिन्न भूगर्भित युगों से है। पहला है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र, कोयले की इस निक्षेप की आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है। यह धातु शोधन कोयला है। इसके मुख्य भंडार दामोदर घाटी अर्थात पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में झरिया
रानीगंज, बोकारो आदि में स्थित है। इसके अतिरिक्त कोयला के भंडारण गोदावरी, महानदी, सोन तथा वर्धा नदी घाटियों में भी पाया जाता है। इसके बाद है तरथियरी कोयला क्षेत्र। इस क्षेत्र में कोयला निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। कोयले का यह निक्षेप मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में फैले हुए हैं। कोयले की एक किस्म लिग्नाइट है। इसका रंग भूरा होता है और मुलायम होने के कारण इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। कोयले के इस किस्म के भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। भारत के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा के दोहन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ख, इस ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। ग है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुजा यानी गुजरात के निकट माधोपुर में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा द्वारा दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। घ है, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है। ओके, तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसी में एक है, ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा बहुत तीव्र गति से लोकप्रिय हो रही है। सौर ऊर्जा की ही हम बात कर रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि सौर ऊर्जा का उपयोग से ग्रामीण घरों के ईंधन के लिए उबलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा। प्रदूषक रहित ऊर्जा होने के कारण इससे पर्यावरण के संरक्षण में सहायता मिलेगी। उबलों के लिए जलाया जाने वाला गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, जिससे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। ओके, तो ये देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी देने वाली बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त होते हैं? तो रोशनी देने वाले बल्ब में तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम, सीसा, डोलोमाइट इत्यादि खनिज प्रयुक्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक खुली खदान उत्खनन व एक सेप्टयुक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है? तो आइए देख लेते हैं। खुली खदान देखते हैं पहले क्या होता है। खुली खदान क्या होता है? तो जो खनिज धरती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं उन्हें जमीन की ऊपरी सतह खोद कर निकाला जाता है। इस प्रकार की खदान को खुली खदान कहते हैं। उत्खनन खदान क्या होता है? खदान की जिस प्रक्रिया से धरती की सतह से खनिज प्राप्त किए जाते हैं उसे उत्खनन खदान कहा जाता है। इसके बाद सेप्टयुक्त खदान क्या होता है? तो जब धरती की सतह पर कई सौ मीटर गहराई पर होल बनाकर खनिज निकाले जाते हैं तो इस विधि को सेप्ट युक्त खदान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट टाइम, भारत में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इस संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लौह इस्पात के वितरण वाले मानचित्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि लौह इस्पात के कारखाने स्थित हैं। ये सारे खनिज पदार्थ उस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज का भंडार है क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण अग्नेय तथा क्रांतिज शैलों से हुआ है। यह शैली खनिजों का बहुमूल्य भंडारण होती है। ओके, सातवां है, उस पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा तथा उसका प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या है और कहां से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पीवीसी, प्लास्टिक इत्यादि प्रतिस्थापन है जिसका प्रयोग खनिजों की अपेक्षा हो रहा है। यह प्रतिस्थापन हमें पेट्रो रसायनों से प्राप्त होते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।